नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल आपका कंपटीशन बेसिक्स चैनल में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में झारखंड बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस बनता है। ये वीडियो जेपीएससी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे भी इस बार का बजट थोड़ा अलग है क्योंकि झारखंड बजट में पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड बजट पेश किया गया था। ठीक है, इसमें विशेष रूप से कृषि ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में टोटल अमाउंट जो है वो 91,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, वित्त मंत्री के द्वारा पहली बार इस बजट को आउटकम बजट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। झारखंड के 2021-22 के सकल बजट का आकार 91,000 मतलब टोटल बजट का आकार जो है वो 91,277 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 75,755.01 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। झारखंड बजट में खर्च करने का जो प्रावधान है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सामान्य क्षेत्र, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा आर्थिक क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में जो है वो 26,734.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सामाजिक क्षेत्र के लिए जो है वो 33,635 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, और वही आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो इस स्लाइड से आपको 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलता है कि ये पहली बार आउटकम बजट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसमें टोटल बजट का आकार जो था वो 91,277 करोड़ है और राजस्व व्यय कितना है तो 75,755 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 15,521.99 करोड़ है। बजट में खर्च करने का जो प्रावधान है वो 3 भाग में डिवाइड है। सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में झारखंड का विकास दर का अनुमान 9.5% लगाया गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 19-20 में झारखंड की विकास दर जो थी वो 6.7% थी। तो यहाँ से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब कि 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए जो विकास दर है वो 9.5% है और पिछले वित्तीय वर्ष जो कि 2019-20 था उसमें विकास दर जो था वो 6.7% रहा था। तो वहीं आप लोग को भी पता है कि अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा खराब रहा है। तो उस हालात में भी झारखंड का जो विकास दर था वो ज़्यादा नहीं गिरकर मात्र 6.9% की गिरावट का अनुमान सरकार द्वारा लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा है वो 10,210.87 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2.83% है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2.83% राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल वित्त ईयर 2021-22 में रहेगा और ये वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो 2.83% अनुमान किया गया है। ठीक है, जो कि 10,210.87 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार के पास जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है मतलब कि पैसा कहाँ से किस किस फील्ड से कितना कितना आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो स्टेट ओन टैक्स से आ रहा है, मतलब कि राज्य का स्व कर राजस्व जो है उसे 25.49% टैक्स मिलेगा और उसके बाद जो है वो स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स से है यानी कि केंद्रीय करों के हिस्सेदारी से है जो कि 24.16% है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ग्रांट एड से है, मतलब कि सेंटर के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट या अनुदान जो दिया जाता है उससे है 19.60% और उधारी से 15.89% सोर्स है। तो वहीं स्टेट ओन नॉन टैक्सेस प्रोडक्ट्स पे यानी कि राज्य का
स्व कर भिन्न राजस्व जो है उससे 14.79% इसको आमदनी होता है। मतलब ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बजट में जो सोर्स ऑफ इनकम दिखाए गए हैं वो है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस स्लाइड से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो राज्य सरकार के पास आता है वो राज्य का स्व कर राजस्व से आता है, मतलब कि स्टेट ओन टैक्स से आता है। जो सरकार खुद जिस पे टैक्स लगाती है, जिसका कलेक्शन करती रखती है, उससे उसको ज़्यादा आमदनी होता है। उसके बाद जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो मिलता है उससे उसका आमदनी होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और फिर अब ये देखते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पैसा खर्च की जाएगी। झारखंड सरकार के द्वारा इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा जिस सेक्टर में अलॉट किया गया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 14.52% का बजट अलॉट किया गया है, ठीक है। और ये आप लोग ध्यान रखिए 14.52 का। उसके बाद फिर ग्रामीण विकास के लिए है 14.16% का, ग्रामीण विकास 14.16% जो कि यहाँ पे है। और उसके बाद फिर स्वास्थ्य और पेयजल है, मतलब कि स्वास्थ्य और पेयजल आपका कहाँ दिख रहा है, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग। तो सबसे ज़्यादा पैसा फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, और थर्ड में क्या है तो स्वास्थ्य और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा 3 पॉइंट। उसके अकॉर्डिंग आप लोग पूरा इस स्लाइड को देख सकते हैं अच्छे से, जो भी इसमें आप लोग को लगे। बट मेरे ख्याल से इस बजट में और भी कुछ कम पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस बनता है। इस स्लाइड से बस हमको यही लगता है कि यही 2-3 क्वेश्चन जाने का ज़्यादा चांस होता है कि हाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर में खर्च हो रहा है। दूसरा ज़्यादा होगा तो दूसरा नंबर पूछ सकता है रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा पे पूछ सकता है। अब ये ऐसा थोड़ी है कि इसमें 15-16 सेक्टर दिया हुआ है तो सबको हमें याद रखना है। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो वाला रणनीति अपनाना चाहिए कि हाँ जिसका आउटकम दिखता है कि हाँ एग्जाम में आने का कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है तो पढ़ो, अदरवाइज थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। बस 2-3 याद रखो कि हाँ फर्स्ट यहाँ कहाँ पे ज़्यादा खर्च है, सेकंड कहाँ पे ज़्यादा खर्च है, थर्ड कहाँ पे ज़्यादा खर्च है। ये फैक्चुअल डेटा याद करने जाओगे तो जो मेन पॉइंट है आप लोग वो भूल जाओगे, तो उतना फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ये रणनीति अपना कर चलना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बजट में मेनली इस बजट में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल कदम उठाए गए हम वो कवर करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो बजट स्पीच ही लगभग 48-50 पेज का था, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि 48-50 पेज में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा एग्जाम के व्यू से। क्योंकि इस बजट से मुश्किल से हमको लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरा समय 48-50 पेज का बजट पढ़ने में लगा दो तो उसका क्रॉस बेनिफिट बहुत कम है। तो थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि सारा पेपर आपको इसी से नहीं आना है, और भी सब्जेक्ट हैं पढ़ने को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि इस बजट में कृषि से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। तो इस बजट में ऐसा बताया गया है कि हमारे राज्य में लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर रखते हैं, ठीक है, कृषि रिलेटेड कार्यों पर निर्भर रहते हैं। तो उनके लिए सरकार के द्वारा जो कृषि ऋण माफी योजना लाया गया है, जिसकी शुरुआत जामताड़ा जिले से किया गया था, ठीक है। इसमें होता क्या है ना कि कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। फार्मर्स के द्वारा जो लोन लिया गया है उसमें 50,000 रुपये तक के लोन माफी का प्रावधान इस योजना में है। तो ये योजना इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस योजना को ध्यान रखिएगा कि कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। इसमें ये प्रावधान है कि किसानों का 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट योजना का उल्लेख किया गया है समेकित बिरसा ग्राम योजना। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जिले में एक ग्राम का चयन किया जाएगा जिसे बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो कि कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ने का काम करेगा और कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने का काम करेगा।
इस योजना का उद्देश्य यह है कि हर एक जिले में एक ग्राम का चयन करना और उसे बिरसा ग्राम के रूप में नाम देना, और उस योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना, जिसमें कृषक समूह को प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब कि फार्मर्स लोग को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न आयामों से जोड़ने का कोशिश किया जाएगा और उन्हें एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। ठीक है, इसके लिए इस बजट में लगभग 61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है, हर एक जिले में एक बिरसा ग्राम का चयन करना और उसके अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना, और उसका उद्देश्य यह है कि किसान कृषक समूह को प्रशिक्षित करना और उन्हें विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराना, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। अब नेक्स्ट योजना का उल्लेख किया गया है किसान समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जिला में विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए भी इस बजट में 45.83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला योजना किसानों से संबंधित ये है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती। इस योजना का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में घरों के आसपास जो खाली पड़े लैंड रहते हैं उनमें गृह वाटिका विकसित करना। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि शहर में जो घर के आसपास में जो खाली पड़ा हुआ लैंड रहता है उसका यूटिलाइज करना, मतलब आप उसमें पेड़ पौधा सब्जी साग फूल जो भी लगा सके आप उसको लगाकर तरोताज़ा रखें, एकदम ऐसे सुंदर दिखेगा भी। और अगर आप वेजिटेबल्स उगाते हैं फल उगाते हैं तो उससे ताज़ा सब्जी फल फूल ये सब मिलेगा आपको। इसके तहत वित्तीय वर्ष में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका बनाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी के गठन से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना है जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजना को बेहतर अनुसरण एवं मूल्यांकन कर सके। ठीक है, इस सोसाइटी के गठन के फलस्वरूप पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त की जा सकती है एवं योजनाओं को बेहतर अनुसरण के फलस्वरूप बजटीय आवंटन का समुचित उपयोग हो सकेगा। और तो मेनली इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस सोसाइटी का मेन उद्देश्य ये है कि संस्थागत व्यवस्था का विकास करना जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजना को बेहतर अनुसरण एवं मूल्यांकन कर सके। ठीक है, इसमें वैसा कुछ खास इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट नहीं दिखा, बस यही एक है कि इसका उद्देश्य में ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इस बजट में चेंबर ऑफ फार्मर्स का गठन करने का भी बात की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि कृषकों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केट लिंकेज की संभावना को बढ़ाना है। ठीक है, चेंबर ऑफ फार्मर्स का काम हो रहेगा कि वो कृषक और व्यापारियों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे और उन्हें एक बेहतर मार्केट प्रावधान करेंगे और व्यापारी और कृषक के बीच में एक लिंकेज बनाने का प्रावधान करेंगे। चैम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन के फलस्वरूप कृषक समूह विकसित होंगे एवं राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा। इसका ये सब आउटकम्स देखने को मिलेगा कि अगर ये व्यापारी और कृषक के बीच में अच्छा लिंकेज बन सकेगा तो फिर गांव में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा, कृषकों को अपनी उपज की उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगी, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी इत्यादि। तो इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला पॉइंट है पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास। इस योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना है एवं फलों एवं सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए ज़्यादा समय तक संरक्षित करना है। यानी इस योजना में मेनली कोल्ड स्टोर की स्थापना से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, ताकि सब्जियों फल फूल इत्यादि का शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाया जा सके और उन किसानों का कम से कम नुकसान हो। अगला पॉइंट है बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के असंतोषजनक प्रदर्शन को बताया गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए झारखंड राज्य फसल राहत योजना का
संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में हुए नुकसान की स्थिति को फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें यह देखना है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में हुए नुकसान की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, यानी कि आशा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए राज्य में 20.8 लाख परिवारों को आजीविका में सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। अगले वित्तीय वर्ष में 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आपके लिए मेन पॉइंट ये है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ठीक है। बजट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के जरिए महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किए जाने के बारे में कहा गया है। मतलब कि प्लास ब्रांड के जरिए महिलाओं के द्वारा जो भी उत्पाद बनाया जाता है उनको राष्ट्र लेवल पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने और उनका अच्छे से अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करने की बात कही गई है। देखिए ये प्लास ब्रांड है। प्लास ब्रांड के तहत सरसों का तेल, मड़ुआ का आटा, साबुन, गुलाल, प्लास के फूल के द्वारा गुलाल बनाया जाता है इत्यादि उत्पादों की अच्छी कीमत पे ब्रांडिंग की जा रही है। इससे ये होता है कि इससे ये होगा कि हमारे राज्य में जो भी महिलाएं हैं जो कि घर का काम करती हैं उनके पास एक अलग अपॉर्चुनिटी होगा कि वो अपने घर का काम करते हुए अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकती हैं, वो उनको स्वरोजगार मिलेगा और उनमें महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैसे महिलाएं जो हड़िया, दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य में लगी हुई हैं उन्हें मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। हड़िया दारू बेचने के कार्य में मजबूरीवश लगी शेष महिलाओं को भी आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जाएगा, ऐसा इस योजना का उद्देश्य है। तो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखें कि प्लास ब्रांडिंग है। प्लास ब्रांडिंग में क्या है, महिलाओं के द्वारा प्लास ब्रांडिंग जो है वो सखी मंडलों द्वारा निर्मित है। ठीक है। मतलब इसमें महिलाओं का विशेष योगदान है। महिलाओं के पास जो हड़िया दारू ये सब बनाती हैं उनके पास एक अलग अपॉर्चुनिटी है। तो वो हड़िया दारू बनाना छोड़कर ये सरसों तेल, मड़ुआ का आटा इन सब का उत्पाद बनाकर प्लास ब्रांड के तहत वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे बेच सकती हैं। नेक्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है। मतलब कि बिरसा हरित ग्राम योजना का जो लक्ष्य था वो 20,000 एकड़ में बागवानी करना था, लेकिन ये बढ़ चढ़कर काम की और 26,000 एकड़ में बागवानी का कार्य कर सफल दिखाया है। इस वित्तीय वर्ष 2021 में 25,000 एकड़ भूमि में बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में है। इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। लगभग 98,065 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है। इसमें 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ये बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो हमने बना चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई पे आ रहा होगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो भी एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। स्वस्थ समाज की परिकल्पना का आधार उचित पोषण एवं पर्याप्त खाद्य आपूर्ति है। इसके उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य सरकार के द्वारा
गुरुजी किचन योजना नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। गुरुजी किचन योजना के अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्र के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो गुरुजी किचन योजना क्या है? दाल भात केंद्र में अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कम दाम पे धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जाएगा। और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को 5 किलोग्राम चावल प्रति 1 रुपये किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है शहीद ग्राम विकास योजना। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए प्राणों की आहुति दे दिए, उनके जन्म स्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? वैसे जनजाति शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति दे चुके हैं, उनके जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा ताना भगत, बीर बुद्धू भगत, सिदो कांदू, नीलांबर पीताम्बर, दीवा एवं किफुन तथा तेलंगा खड़िया, पोटोहो तथा भागीरथ माझी के ग्रामों को चयनित करते हुए आवास, पेयजल आपूर्ति, सोलर विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मारकों का जीर्णोद्धार, शहीदों की मूर्तियों का अधिष्ठापन आदि का कार्य किया जाएगा। तो ये योजना भी इम्पॉर्टेंट है, इसका उल्लेख बजट में किया गया है। तो आप लोग इस योजना को ध्यान में रखिएगा कि शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है। वैसे जनजातीय शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी प्राण की आहुति दे दिए, उनके जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना एवं उस ग्राम में आवास, पेयजल आपूर्ति, सोलर लाइट इत्यादि का व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है समाधान कार्यक्रम के बारे में। समाधान कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विषयवार योग्य शिक्षकों की व्यवस्था आदर्श विद्यालय योजना के तहत घंटी आधारित अनुबंध एवं शिक्षकों के नियुक्तिकरण के माध्यम से की जाएगी। कि समाधान कार्यक्रम के तहत विषयवार योग्य शिक्षकों की व्यवस्था आदर्श विद्यालय योजना के तहत घंटी आधारित अनुबंध एवं शिक्षकों के नियुक्तिकरण के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययन कर रहे मेधावी छात्र होते हैं को आकांक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाएगी, जिसके फलस्वरूप राज्य के सरकारी विद्यालय में कई बच्चे IIT एवं एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता हासिल कर सकें। सरकार के द्वारा ऐसे मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान प्रोत्साहित किया जाता है। तो आकांक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे छात्र छात्राएं जो IIT एवं एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता हासिल करते हैं, वैसे मेधावी छात्रों को सरकार के द्वारा लैपटॉप प्रदान किया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत संपूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख रखाव का कार्य भी किया जाएगा, ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो सके। तो ठीक है, शहरी वानिकी योजना ये 2020 शहरी वानिकी योजना क्या है? शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाना, शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख रखाव का कार्य किया जाना, ताकि आम जन को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देश के सभी राज्यों के विधानसभा एवं संसद में वर्तमान मैनुअल कार्य प्रणाली को ऑनलाइन करने हेतु नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को झारखंड विधानसभा में भी लागू किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो संसद एवं विधानसभाओं में मैनुअल कार्यप्रणाली में ऑनलाइन की तर्ज पर मैनुअल कार्यप्रणाली से रिलेटेड है। हमने इस बजट के वैसे सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट स्कीम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने का कोशिश किया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर